रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है तथा भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। अर्थात यूं कह दे कि वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के द्वारा बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना तथा भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई CO2 को शरीर से वायुमंडल में विसर्जित करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। अर्थात श्वसन के दौरान O2 ग्रहण की जाती है, CO2 बाहर निकाली जाती है। तो बात आती है श्वसन तंत्र की। रेस्पिरेशन सिस्टम वह तंत्र जिसके द्वारा वायुमंडल को ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण किया जाता है तथा भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई CO2 को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उस तंत्र को श्वसन तंत्र कहा जाता है। इस श्वसन तंत्र के अंतर्गत ये दो प्रकार श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए उसका वर्णन करो तो देखेंगे। इस श्वसन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों। एक ऊपरी श्वसन तंत्र दूसरा निचला श्वसन तंत्र। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये आपका ऐसे प्रत्येक गुब्बारे में यानी वायु कोश में, गुब्बारा न के वायु कोश में आप देखें कि रक्त नलिकाओं का जाल पाया जाता है और यहीं पर O2 और CO2 का विनिमय होता है। बाकी यहाँ पर आपका डायफ्राम होगा ये वाला, इसको बाद में करूँगा, पहले नामांकित कर देता हूँ। ये आपका कैसे नासा द्वार होगा जो श्वसन तंत्र का प्रारंभ होता है। ये नासा, इसमें पसलियाँ भी लगा सकते हैं हम, लगाए तो मैं लगा देता हूँ। जैसे हाँ, इस उपास्थि ये जो श्वास नली है उस श्वास नली पर आप देखिए कुछ छल्ले पाए जाएंगे। ये कार्टिलेज यानी उपास्थि के छल्ले होते हैं। जैसे अपन भी अपने श्वास नाल में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ आपको छल्ले महसूस होंगे, उपास्थि के बने होते हैं। बाकी आगे इसको आप चाहे तो यहाँ से आप इसमें वैसे पसलियाँ भी जोड़ सकते हैं। ये जोड़ दी मैंने पसलियाँ, ऐसे पसलियाँ ये जो, क्योंकि फेफड़ा एक कोमल अंग होता है जो पसलियों से बने हुए ढांचे में अंदर सुरक्षित है। तो इसको अपन श्वसन तंत्र को
दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में आपका आता है नासाद्वार, नासापथ और स्वरयंत्र। आगे सुन। और निचले श्वसन तंत्र में आते हैं आपके श्वासनाल, श्वसनी, वायु कोशिकाएं और फेफड़े। अब इनका आपको वर्णन करना है। चित्र मैंने आपको नामांकित बता ही दिया, बाकी फिर वर्णन करना है। तो सबसे पहले आता है ऊपरी श्वसन तंत्र, जिसमें पहला भाग आता है नासा द्वार। जब तक किसी भी सिस्टम को पढ़ा जाता है और पढ़ने के दौरान अपने पर नहीं डाला जाता है, तब तक समझने में थोड़ी कठिनाई आती है। तो जैसे ही कोई भी सिस्टम पढ़े, कोई भी ऑर्गन पढ़े या कोई किसी का अध्ययन करे, तो हम हमारे जीवन से रिलेटिव करना जरूरी है। इसको हम ऐसे सोचें कि हम हमारे संबंध, तो हम हमारे नासा द्वार जब पढ़ा जाता है तो देखिए अपनी नाक में कितने छिद्र दिखाई दे रहे हैं। तो कितने होंगे ये? 2। कितने होते हैं? 2। प्रत्येक व्यक्ति के नाक में 2 नासा द्वार पाए जाते हैं। ये नासा द्वार बाह्य वातावरण में वायुमंडल में खुलते हैं तथा अंदर नासापथ में खुलते हैं। समझ में आ गई? कैसे? प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के श्वसन तंत्र में एक जोड़ी नासा छिद्र, अपन कैसे कह सकते हैं, एक जोड़ी नासा छिद्र पाए जाते हैं, जो बाहर वायुमंडल में खुलते हैं। अर्थात श्वसन तंत्र का प्रारंभ नासा छिद्रों से ही होता है। अब तथा अंदर की ओर नासा छिद्र कहाँ खुलेंगे? नासा पथ में खुल जाते हैं। अब आते हैं नासा पथ। इसी नासापथ जैसे अब अपनी नाक में अंदर उंगली डालते हैं तो हमको थोड़ी एक भूमिका सी प्रतीत होती है, और कोई होती है नासापथ। नासा द्वार एक अस्थि, उपास्थि की बनी हुई अस्थि एक पट्ट के द्वारा 2 भागों में विभक्त होती है। आपने देखा होगा हमारी नाक में एक बीच में पट्टिका पाई जाती है, और उस पट्टिका 2 भागों में। नासापथ में कुछ रोम, या यूं कहते हैं अपन पक्षामावी पाए जाते हैं, या इसमें एक श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। समझ में? क्या कहा था? रोम। नासापथ कैसा बना रहेगा? चिकना व नम बना चिकना व नम बना रहता है। या फिर आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में वायु कैसी रहती है हमारी? सूखी हुई, और उस शुष्क वायु को नम बनाने का कार्य चिकना व नम बना रहता है। या फिर आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में एक होती है नासाग्रेसनी, एक होती है कंठग्रेसनी, और एक होती है मुखग्रेसनी। कितने भागों में बांट दिया अपन ने ग्रेसनी को? 3 भागों। नासाग्रेसनी नासापथ को खुलती है,
मुख ग्रसनी मुख पर खुलती है और एक होती है कंठ ग्रसनी। ये ग्रसनी हो जाती है। आगे यहाँ पर जैसे ही ग्रसनी के नीचे जाते हैं तो आपको एक ऐसी संरचना दिखाई देगी, ऐसी। ये श्वास नाल के ऊपर होती है। हम कर रहे बात स्वर यंत्र की। किसकी कर रहे भैया? स्वर यंत्र की। तो ऐसी एक संरचना होगी जो ऊपरी श्वसन तंत्र और निचले श्वसन तंत्र, मतलब इस स्वर यंत्र पर ऊपरी श्वसन तंत्र खत्म हो जाता है, निचला श्वसन तंत्र प्रारंभ हो जाता है। अर्थात ये स्वर यंत्र श्वास नली पर टिका हुआ। ये स्वर यंत्र में जो होता है उसका निर्माण उपास्थि की, इसकी उपास्थि की 9 पालियों से निर्मित होता है। कितनी पालियों से भैया? 9 पालियों से। 9 पालियों से निर्मित होता है। आपसे पूछा जा सकता है स्वर यंत्र में उपास्थि की कितनी उपास्थियां पाई जाती है या उपास्थि की कितनी पालियां पाई जाती है, तो आपको याद होना चाहिए 9। कितनी? 9। और ये स्वर यंत्र मानव में ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करता है। क्योंकि इस स्वर यंत्र में एक झिल्ली होती है और जैसे ही फेफड़ों से कोई वायु बाहर आती है तो वो झिल्ली एक कंपन करने लगती है और उस कंपन के कारण ही क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि उत्पन्न होगी। और इसलिए हम इसे कह देंगे। आगे आगे आती है निचले श्वसन तंत्र में, इसमें, और इस निचले श्वसन तंत्र में हाँ एक बात और, ये जो मुंह होता है वो द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है। क्या? मुंह। आपसे पूछ लिया जाए कि मानव में द्वितीयक श्वसन अंग का क्या नाम है, तो आपका उत्तर होगा मुंह। अब आपसे कहेगा ऐसा क्यों सर? तो आप याद रखना, कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि नाक को हमको बंद करना पड़ता है और उस समय सांस किससे लिया जाएगा? मुंह से। इसका मतलब नाक के स्थान पर श्वास लेने का काम मुंह करता है और इसलिए इसे द्वितीयक श्वसन अंग कहा। के द्वारा ग्रहण की गई वायु की अपेक्षा में शुद्ध होती है। क्योंकि आपने देखा होगा मुंह में कोई आपके श्लेष्मा नहीं होती, ना कोई रोम होती है, तो जो वायु ग्रहण करेंगे उसका फिल्ट्रेशन नहीं होगा। और नासिका द्वारा जो वायु ग्रहण की जाती है उसमें आपने देखा होगा कि रोम पाए जाते हैं, श्लेष्मा पाई जाती है और ग्रहण की गई वायु का वहां पर फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो आप याद रखिए, फिल्ट्रेशन होती है वो वायु शुद्ध होती है, ये बिना फिल्ट्रेशन के शुद्ध होती है, यानी जिसका फिल्ट्रेशन हो गया है वो वायु शुद्ध होती है। तो बताइए भैया बच्चों कि मुंह के द्वारा ग्रहण की गई वायु शुद्ध होती है या नासिका द्वारा ग्रहण की गई? किसके द्वारा? नासिका द्वारा ग्रहण की गई वायु शुद्ध होती है। तो अब आपकी समझ में आ गई होगी कि मुंह और नासिका के द्वारा ग्रहण की गई वायु में से कौन सी वायु शुद्ध होती है? कौन सी? नासिका। ओके, नासिका द्वारा ग्रहण की गई वायु शुद्ध होती है। क्यों होती है? इसका कारण मैंने आपको बताया। तो इसलिए मुंह को द्वितीयक श्वसन अंग कहा। याद रखिए, नासिका द्वारा नासापद या मुंह अंत में जाकर एक उभयनिष्ठ भाग पर ही, यहां पर
श्वसन, ग्रेसनी, श्वास नाल, यहां पर भी एक ग्रेसनी होती है और उसमें भी फेरिंक्स, मतलब पीछे उपकलाओं से बना एक पल्ला पाया जाता है जिसे घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं। ये घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस ग्रेसनी ये निर्धारित कर देती है कि श्वसन के दौरान ग्रहण की गई वायु आहार नाल में प्रविष्ट न हो। उस समय जब व्यक्ति श्वास ले रहा होता है उस समय ग्रास नाल का मुंह घाटी ढक्कन के द्वारा बंद कर दिया। आगे समझ। और जब व्यक्ति भोजन कर रहा होता है, तो उस समय क्या नाम दिया था मैंने अभी बेटे? या तो कह दे घाटी ढक्कन और या कह दे इसे एपिग्लोटिस। ये। और जब व्यक्ति आहार कर रहा होता है यानी भोजन कर रहा होता है उस समय ये एपिग्लोटिस इस श्वास नाल को रुद्ध कर देता है, बंद कर देता है। इसलिए ग्रहण किया गया भोजन का अंश इस श्वास नाल में प्रविष्ट नहीं होता है। कभी कभी ऐसी होती है कि खाना खाते समय ही, अब खाना खाते समय व्यक्ति कभी लंबी सांस से किसी सब्जी को खींचता है तो उस समय एपिग्लोटिस ये निर्धारण नहीं कर पाता कि यार ये सांस ले रहा है या भोजन कर रहा है, क्योंकि दोनों क्रिया वहां संपन्न होती है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जो आहार है वो श्वास नाल में चला जाता है। तुरंत व्यक्ति को खांसी उठने लगती है और जो ग्रहण की गई सब्जी है वो नासिका पथ के छिद्रों द्वारा बाहर निकलने लगती है। ऐसा हो जाता है हमारे दैनिक जीवन में। अब